आज का टॉपिक है 2 यानी चैप्टर संख्या 2, जिसमें कि संविधान का निर्माण के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों को पहले वाले क्लास में बता दिया कि सिर्फ रीडिंग करना है, इसमें हम समझा नहीं पाएंगे क्योंकि समझने के लिए हम पॉलिटिकल साइंस का नोट्स तैयार करते हैं, बुक पढ़ते हैं, ठीक ना। ये किसी ने सजेस्ट किए थे कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें इनको पढ़ना बेहद ज़रूरी होते हैं। 2 बुक को सजेस्ट किए थे, जिसमें कि एक पहला ये है, दूसरा बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक ना। हालांकि हम तो पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बाद में लाएंगे। ये योर पार्लियामेंट कश्यप का था, यानी कि हमारा संसद। तो पहले हम हमारा संविधानिक परिचय को जानेंगे, उसके बाद उसको कवर करेंगे, ठीक ना। तो आज ये चैप्टर 2 पढ़ेंगे, संविधान का निर्माण। तो चलिए, समय नहीं कमाना है, शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भारत ने एक लंबे संघर्ष के बाद 14 से 15 अगस्त 1947 की आधी रात को विदेशी दासता से छुटकारा पाकर स्वतंत्रता पाई, ठीक है। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान के तहत एक संविधान सभा पहले ही गठित हो चुकी थी। इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग इस सभा के पक्षधर नहीं थे और अंततः देश को स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन भारत के बंटवारे के साथ। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान एक अलग देश के तौर पर उभरा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सीधे तौर पर लोगों की वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। उनका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था, जो स्वयं संपत्ति व अन्य योग्यताओं के आधार पर केवल 11% मतदान से चयनित थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जिस प्रकार के अहिंसात्मक संघर्ष के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की गई, उसका प्रभाव हमारे संविधान के निर्माण और उसके स्वरूप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, बहुत गहरा पड़ा। तो यह कहना कि संविधान सभा द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया आधा सच होगा। यदि हम कहते हैं कि संविधान का निर्माण जो संविधान सभा के द्वारा ही किया गया, ये आधा सच है। क्लियर है। तो संविधान निर्माताओं ने इसे किसी कोरी स्लेट पर नहीं लिखा, हालांकि किसी कोरी स्लेट पर नहीं लिखा सभा ने। हालांकि संविधान की उद्देशिका के अनुसार संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 के पारित किया, 1949 को पारित किया। सच यह है कि भारत के संविधान का विकास राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष की मांगों और अंग्रेजी राज द्वारा समय समय पर दिए गए थोड़ा थोड़ी क्या लिखा है, आप देखिए, थोड़े थोड़े समय समय पर दिए गए थोड़े थोड़े क्या लगता ना, यहाँ थोर लिखा है। थोड़े थोड़े सुधारों के बीच के विभिन्न क्रमिक चरणों में हुआ। हमारे संविधान के संस्थापकों ने तय किया कि इस सभी को दरकिनार रखते हुए नए सिरे से शुरू करने की आवश्यकता नहीं है, पुराने स्वरूप को ही बुनियादी आधार बनाते हुए आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार संविधान अपने पहले के औपनिवेशिक स्वरूप से पूरी तरह से नितांत विभिन्न रूप प्रस्तुत नहीं करता। ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगर कहा जाए कि खूबसूरत शब्दों में लिखा गया, यह प्रस्ताव असल में उस संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्यों की भविष्यवाणी थी जिसे आगे चलकर भारत को बनना था। इस प्रस्ताव ने सभा को वह आधारभूत सिद्धांत और दर्शन प्रदान कर दिया जिसके अनुरूप संविधान का निर्माण होना था। अंततः 22 जनवरी 1947 को यह सभी प्रस्ताव अंगीकार किया गया। आगे चलकर इस प्रस्ताव ने ही संविधान की उद्देशिका का रूप लिया। भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ने अक्टूबर 1947 में तैयार किया। यह प्रारूप मुख्यतः विभिन्न समितियों के सुझावों और तब तक लिए गए सभा के निर्णयों पर आधारित था। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रारूप समिति ने इस पर विचार किया और अपना प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत किया। संविधान के इस प्रारूप में संशोधन के लिए बहुत बड़ी संख्या में टिप्पणियां, आलोचनाएं और सुझाव दिए गए। प्रारूप समिति ने इन सभी पर विचार किया। प्रारूपण समिति की सिफारिश के साथ ही इन पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति गठित की गई। प्रारूप समिति ने विशेष समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर एक बार फिर से विचार किया और फिर उनमें से काफ़ी सारे संशोधनों को समावेश के लिए चयनित कर लिया गया। इस प्रकार के निरीक्षणों की सुविधा के लिए प्रारूपण समिति ने निर्णय लिया कि संविधान के प्रारूप को दोबारा छपवा कर जारी किया जाए। इसे 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को विचार अर्थ प्रस्तुत करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने उस प्रारूप की कुछ सामान्य आलोचनाओं का उत्तर दिया, जिसमें विशेष रूप से इस आलोचना का उत्तर शामिल था कि इसमें मौलिक होने का दावा करने वाली सामग्री बहुत ही कम है। उन्होंने अपने उत्तर में कहा, मैं पूछना चाहूँगी कि विश्व के, तो ये जो आंसर है भीमराव अम्बेडकर दे रहे हैं, यानी कि बोल रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि मैं पूछना चाहूँगा
कि विश्व के इतिहास में इस समय बनने वाले किसी भी संविधान में क्या कोई भी नई बात कही जा सकती है? इस बात को सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। जब प्रथम लिखित संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, अनेक देशों ने इसी का अनुसरण करके अपने संविधान को लिखित रूप में परिवर्तित कर लिया। संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का समाधान काफ़ी पहले ही हो चुका है। इसी तरह से संविधान के मूलाधार क्या है, इस बात से भी सारी दुनिया परिचित है। इन बातों को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि इन सभी संविधानों के मुख्य प्रावधानों में एक जैसी समानता दिखाई दे। इतना समय बीत जाने के बाद जो संविधान बनाया गया है, यदि उसमें कोई नई बात कही जा सकती है, तो वह यह है कि इसमें कमियों को दूर करने तथा इसे अपने देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए हर संभव परिवर्तन किए गए हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अन्य देशों के संविधानों का अंधानुकरण करने का जो आरोप इस पर लगाया जा रहा है, वह इसके चलते है कि इस संविधान का पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है। जहाँ तक इस आरोप का संबंध है कि संविधान के प्रारूप में भारत शासन एक्ट 1935 के अधिकांश प्रावधानों को ज्यों का त्यों सम्मिलित कर लिया गया है, तो उसके लिए मैं कोई खेद अनुभव नहीं करता हूँ। किसी से उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। यह कोई चोरी नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। संविधान सभा के प्रारूप पर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के दौरान पूरी तरह से खंडवार विचार किया गया। प्रस्तावना को सबसे बाद में स्वीकार किया गया। उसके बाद प्रारूपण समिति ने परिणामी व आवश्यक संशोधन किए। अंतिम प्रारूप तैयार किया गया और उसे संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। संविधान के दूसरे वाचन का कार्य 16 नवंबर 1949 को पूरा हुआ तथा उससे अगले दिन संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर के इस प्रस्ताव के साथ संविधान का तीसरा वाचन शुरू किया कि संविधान सभा द्वारा यथानिर्मित संविधान पारित किया जाए। यह प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ और इस प्रकार उस दिन भारत के नागरिकों द्वारा भारत के प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान स्वीकार किया, अधिनियम किया गया और अंगीकृत किया गया। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के इस कठिन कार्य को 3 वर्ष से भी कम समय में पूरा कर लिया। मैं अनुभव करता हूँ कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वे लोग ही खराब निकल जाए जिन्हें उसे अमल में लाने का कार्य सौंपा जाए, तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब ही सिद्ध होगा। इसी प्रकार यदि संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि वे लोग अच्छे हो जिन्हें संविधान अमल में लाने का कार्य सौंपा जाए, तो संविधान भी अच्छा ही सिद्ध होगा। संविधान पर अमल करना केवल संविधान के स्वरूप भर पर ही निर्भर नहीं करता। संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे राज्य के अंगों का प्रावधान कर सकता है। राज्य के इन अंगों का संचालन लोगों पर तथा उनके द्वारा अपनी अपेक्षाओं तथा अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए बनाए जाने वाले राजनीतिक दलों के व्यवहार पर निर्भर करता है। कौन कह सकता है कि भारत के लोग तथा उनके दलों का व्यवहार कैसा होगा? जातियों तथा संप्रदायों के रूप में मौजूद हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा विविध तथा परस्पर विरोधी विचारधारा वाले कई राजनीतिक दल भी हमारे सामने होंगे। क्या भारत के लोग देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या पंथ को देश से ऊपर रखेंगे? मैं नहीं जानता, लेकिन यह बात तय है कि यदि राजनीतिक दल पंथ को अपने देश से ऊपर रखेंगे, तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर संकट में पड़ जाएगी और संभव है कि फिर हमेशा के लिए समाप्त ही हो जाए। हमें इन सभी संभावनाओं का दृढ़ता के साथ विरोध करना चाहिए। हमें अपने रक्त की अंतिम बूंद तक के साथ अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। अपने समापन भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान सभा ने कुल मिलाकर एक अच्छा संविधान बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है और उन्हें विश्वास है कि यह देश की आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छे ढंग से करेगा। किंतु उन्होंने इसके साथ साथ यह भी कहा, यदि चुनकर आए लोग
योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यदि उनमें इन गुणों का अभाव हुआ तो संविधान भी देश की कोई मदद नहीं कर पाएगा। संविधान भी आखिरकार एक मशीन की तरह ही बेजान है। इसमें प्राणों का संचार उन लोगों द्वारा होता है जो इसे नियंत्रित करते हैं और इसे चलाते हैं, तथा भारत को इस समय ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो ईमानदार हो और देश हित को ही सबसे ऊपर रखे। हमारे जीवन में विविध तत्वों के कारण विघटनकारी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही है। इसमें संप्रदाय के आधार पर अंतर है, जाति के आधार पर अंतर है, भाषा के आधार पर अंतर है, प्रांत के आधार पर अंतर है। इसके लिए ऐसे दृढ़ चरित्र वाले दूरदर्शी लोगों की आवश्यकता है जो छोटे छोटे समूहों तथा क्षेत्रों के लिए देश के बड़े हितों का त्याग न करे और उन पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ सके जो इन विविधताओं के कारण पैदा होते हैं। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि ऐसे लोग बड़ी संख्या में सामने आएंगे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम दिन, यानी कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। हमारे संविधान निर्माताओं में उच्च शिक्षित पुरुष एवं महिलाएं सम्मिलित थे, जिनमें अनेक चर्चित बौद्धिक, महान न्यायविद, देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी कि वे 3 साल से भी कम समय में भारत जैसे विशाल देश तथा उसके अतीत के अनुरूप एक स्वीकार्य संविधान दे पाने में न केवल सफल रहे, बल्कि अनेक विविधताओं से भरे खंडित समाज को एक छत के नीचे भी सफलतापूर्वक ला पाए। किंतु 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। यहाँ तक कि 26 जनवरी 1950 को इसके लागू हो जाने के बावजूद व्यवहारिक रूप में इसके अमल, न्यायिक निर्वाचन तथा संवैधानिक संशोधनों के द्वारा इसके निर्माण की प्रक्रिया निरंतर जारी रही। समय समय पर जैसे लोगों द्वारा और जिस तरह से संविधान को चलाया गया, उसे उसी रूप में नए अर्थ भी मिलते गए। यह सिलसिला अभी भी जारी है। तो यहाँ पे देखिए, राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो कहा गया है, 2 शब्द हैं। जैसे संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे राज्य के अंगों का प्रावधान कर सकता है। राज्य के इन अंगों का संचालन लोगों पर तथा उनके द्वारा अपनी अपेक्षाओं तथा अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए बनाए जाने वाले राजनीतिक दलों के व्यवहार पर निर्भर करता है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि यदि चुनकर आए लोग योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे जो है दोषपूर्ण यदि संविधान है तो दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यदि इनमें इन गुणों का अभाव हुआ तो संविधान भी देश की कोई मदद नहीं कर पाएगा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। उसके बाद उद्देशिका में देखिए क्या दिया है। उद्देशिका में दिया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक ना, न्याय 3 प्रकार का है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने? 5 स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये उद्देशिका भारत का तैयार किया गया, ठीक है ना। उसके बाद हम अगला चैप्टर में उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो को यहीं तक करते हैं ख़त्म, क्योंकि आप लोगों को बता दिए हैं कि इनको जो है 14 चैप्टर में जो है कि 14 वीडियो के पार्ट बनाएंगे। 14 पार्ट में पूरे बुक को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले दिन। फिलहाल के लिए लव यू, बाय, गुड नाइट। अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर कभी। बाय, लव यू, बाय, गुड नाइट।